नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मैरिज ब्यूरो के नाम पर फर्जी महिला कॉल सेंटर का हुआ भांडाफोड़, 10 महिलाएं हुई गिरफ्तार। बजरडीहा क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हुई हत्या, साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह में 53 मेधावियों को मिले 82 पदक। और गंगा की लहरों पर कजरी की गूंजी मिठास, लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा दिया जा रहा संगीत का प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। मैरिज ब्यूरो के नाम पर फर्जी महिला कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ, 10 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी ऑपरेशन साइवज्र के तहत साइबर क्राइम सेल की प्रतिबिंब टीम और कैंट थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मैरिज ब्यूरो के नाम पर फर्जी महिला कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने संचालिका समेत 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी विभिन्न समाचार पत्रों में आकर्षक वैवाहिक विज्ञापन प्रकाशित कराते थे। विज्ञापनों में युवक युवतियों के नाम, उम्र, जाति, शिक्षा, व्यवसाय और वेतन की फर्जी जानकारी देकर संपर्क नंबर जारी किए जाते थे। इच्छुक लोगों के संपर्क करने पर खुद को शुभ मैट्रिमोनियल का प्रतिनिधि बताकर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन और रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम जमा कराई जाती थी। पैसे मिलने के बाद न तो वैवाहिक परिचय या संपर्क विवरण दिया जाता था और न ही रकम वापस की जाती थी। इसके बाद पीड़ितों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 3 चेकबुक, 1 पासबुक, 5 डेबिट कार्ड, 4 बिल वाउचर, 3 QR कोड, पेमेंट साउंड बॉक्स, 2 रजिस्टर और मैरिज ब्यूरो से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में हरियाणा, राजस्थान, गौतम बुद्ध नगर, तेलंगाना, लखनऊ, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न स्थानों के 10 साइबर शिकायतों में कुल 48,500 रुपए के फ्रॉड का विवरण मिला है। पुलिस के मुताबिक बरामद रजिस्टरों की जांच में करीब 600 से 700 लोगों से ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच में करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का अनुमान है। गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश और मामले की जांच जारी है। देखिए, प्रदेश व्यापी साई वज्रा मिशन चल रहा है और उसी में लगातार वाराणसी पुलिस द्वारा साइबर अपराध के केसेस को खोलकर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी में हमें एनसीआरपी से 10 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जिनकी की लोकेशंस को और जिनके पूरे क्रेडेंशियल्स को वर्कआउट करके कैंट थाने की एक अर्दली बाजार जगह पे हमने छापा मारा, जिसमें कि एक फर्जी 10 लोगों का कॉल सेंटर हमें मिला। ये कॉल सेंटर पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित होता था और इनकी जो गैंग लीडर थी वो रागिनी देवी वाराणसी की ही रहने वाली है। टोटल 10 महिलाओं की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनका मोडस ऑपरेंडाई इस तरीके से था कि ये प्रलोभन देकर विज्ञापन छापते थे मैट्रिमोनियल चीजों से रिलेटेड अखबारों में। उसके बाद जो भी लोग इंटरेस्टेड होते उनको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करते। जैसे ही कॉल करते ये अपने आप को शुभ मैट्रिमोनियल नाम का बता के, जो कि एक रिप्यूटेड कंपनी है, उनके लोगोस को ये कॉपी करते हैं, उनके रिसीट, रजिस्टर, सारे दस्तावेज ये रखते हैं। लोगों से सब्सक्रिप्शन के नाम पे, लाइव सब्सक्रिप्शन के नाम पे, प्रोफाइल शेयर करने के नाम पे ये 5 से 15 हजार तक का पैसा लेते हैं और जैसे इनको पैसा प्राप्त होता है तुरंत उस इंसान को ब्लॉक कर देते हैं या ये लोग सिम चेंज कर लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई था। ये छोटी छोटी अमाउंट लेते थे ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके और इसीलिए भी बहुत सारे लोगों को जिनको इन्होंने फ्रॉड किया है उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है। 5-10 हजार रुपए को समझ के लोगों ने इन पर कम कंप्लेंट की, फिर भी हमारे पास 10 एनसीआरपी कंप्लेंट्स थी। तो आज ये विमेन रिलेटेड पूरा कॉल सेंटर हमारी प्रतिबिंब की टीम ने और थाना कैंट की टीम ने एसीपी कैंट के निर्देशन में ये पूरा वर्कआउट किया है और इनके पास से काफी मात्रा में सिम कार्ड्स और फर्जी दस्तावेज, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और सिम प्राप्त हुए हैं। सभी लोग रहने वाले कहाँ हैं? ये वाराणसी की रहने वाले जो गैंग लीडर हैं, इनका नाम रागिनी देवी है। ये फूलपुर की रहने वाली हैं।
सपना यादव, विधि श्रीवास्तव, रवीना प्रवीण और ये सारी काफी महिलाएं हैं। टोटल 10 महिलाएं हैं जो वाराणसी की रहने वाली हैं। मैम, इनका कोई गिरोह भी चलता है जो वाराणसी में ही कॉल सेंटर चल रहा है कि वाराणसी के बाहर भी इनका कॉल सेंटर? देखिए, यदि आप इनकी एनसीआरपी शिकायत देखेंगे तो पंजाब, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, चंडीगढ़, हर जगह से लोगों ने इनको कॉल किया है। यानी ये जो विज्ञापन है ये सिर्फ अखबार में, तो लोकल अखबार में तो नहीं छाप रहे हैं और लोगों तक भी पहुंच रहा है, तो लोग इनको कांटेक्ट कर रहे हैं फोन के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से ये पेमेंट ले लेते हैं। तो इनका गैंग रन तो कर रहा है, इंटर स्टेट गैंग ही ये रन कर रहा है और यहाँ से रन कर रहा था। कितनी टीम गठित हुई थी मैम? देखिए, हमारी प्रतिबिंब सेल की जो टीम है वो इस पर डेडिकेटेड लगी हुई थी। जैसे ही हमें पता लगा, हमने थाना कैंट को भी साथ लेके कोऑर्डिनेशन एफर्ट में और एसीपी कैंट के निर्देशन में हमने इनको पकड़ा है। बजरडीहा क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हत्या हुई, साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेलूपुर थाना क्षेत्र के बड़ी गैबी स्थित वीडियो कॉलोनी बजरडीहा में सोमवार देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह युवक का शव उसके कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से उसके साथ रहने वाले साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के मुताबिक दीपांशु राय और कुश पांडे एक ही कमरे में रहते थे। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और उन्होंने मंदिर में शादी करने का भी दावा किया था। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि शराब के सेवन के बाद दोनों के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुश पांडे ने दीपांशु की चाकू गोदकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 28 जुलाई को रात्रि 3 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना भेलूपुर अंतर्गत वीडियो कॉलोनी बजरडीहा निवासी दीपांशु राय की चाकू लगने से मृत्यु हो गई है। अपने घर में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंचा और उनके साथ रहने वाले कुश पांडे जो कि साथ में ही थे रात में उनके साथ, उनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह में 53 मेधावियों को 82 पदक प्राप्त हुए। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 53 मेधावियों को 82 पदक प्रदान किए। इसके अलावा विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के 63,184 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। पदक और उपाधियां पाकर मेधावियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। समारोह का विषय एक दशक में भारत की उपलब्धियां, विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखा गया। कुलपति ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से 105 वर्ष पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के अपने उद्देश्य के प्रति लगातार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति प्रार्थना करने हेतु अनुरोध करता हूँ। किशन सिंह गौतम को बीएससी ऑनर्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने हेतु स्वर्ण पदक एवं स्नातक में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु डॉक्टर भगवान दास स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। शरश
स्नातक उपाधि के योग्य हैं। मुझे विश्वास है डिजी लॉकर में क्या स्थिति है आपकी, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 2022-23 में 78,000 डिग्रियां अपलोड की, लेकिन डाउनलोड किया सिर्फ 20,000। 23-24 में लगभग 60,000 डिग्रियां अपलोड की, डाउनलोड किया 38,000। 24-25 में 71,000 से ज़्यादा अपलोड की गई डिग्रियां और 49,000 लगभग 50,000 डिग्रियां डाउनलोड कर दी। अब मेरी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट ईयर जब परीक्षा में ले तो आपको कोई डिग्री या तो कोई अंक तालिका का फी किसी के पास से नहीं लेना है, अपलोड कर दो। आप छुपा रिस्तम है सब लोग। 3 साल से मैं करवा रही हूं, फर्जी डिग्री अब पकड़ा रही है मित्रों, इसमें नहीं है। और इसी वजह से बचिए इसमें से आप लोग। किसी को भी हार्ड कॉपी नहीं देना है, आप लोग सीख जाइए, डाउनलोड कर दीजिए पूरा। मेरे साथ एक मैंने टीम बनाई है और अगले दिन भवन के सभी विद्यापीठ के सभी भवन देखते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो ढूंढते हैं, विद्यार्थियों को मिलते हैं, पूछते हैं छात्राओं को छात्रों को क्या परेशानियां हैं बताइए। मेरा काम तो वही है, थोड़ा नेक करवाने का सिर्फ काम है, तो करवा दिया नेक। NRI था, करवा दिया आपको। वर्ल्ड रैंकिंग में भी आपको भेज दिया कि जाइए अच्छा काम करके करिए। इस हो रहा है मित्रों। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, क्या स्थिति है इसकी? क्योंकि कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं इतने बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में 15-20 हजार 25 हजार बच्चे पढ़ते हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज और सरकारी कॉलेज में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। तो उसकी गुणवत्ता तो देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी मित्रों? उनके तो यहाँ तक अवार्ड पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए? और इसी वजह से जरूरी था ये काम मैंने किया है मित्रों। यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है। मेन कैंपस में ही सभी 4 हॉस्टल हैं, जिनमें से 3 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। संपूर्णानंद शोध छात्रावास का उपयोग नहीं हो रहा है। एक भी हॉस्टल में वॉशिंग मशीन नहीं है, वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। तो कैसे काम करते हो? ये गलत है, ये बताइए मुझे। हाँ, वाईफाई है, चलता है। और सबसे अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई, खाना आप अपने आप बना रहे हो। ओ वाह, क्या है! यदि हमारे हॉस्टल के विद्यार्थी 3 साल 4 साल 5 साल तक खाने बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और इसका लाभ आने वाली आपकी बहू को, आपकी पत्नी को मिलेगा। सौभाग्यशाली आपकी पत्नी होगी कि पति देव घर में खाना बनाएंगे। मित्रों, और आप इलेक्ट्रिक सगड़ी से काम कर रहे हो और बिल किसको भेज रहे हो बताओ? खाना पौष्टिक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। और कई सालों से बंद हो गया है। क्यों बंद हुआ? बाहर से लोग खाने के लिए आते थे, इसीलिए बंद करवा दिया। मित्रों, आप क्या चाहते हो जी बताइए? मैस चाहिए अच्छी, या आपको खाना बनाना ही काम करने रहता है? मैं प्रशासन को ये कहती हूं और एक दूसरा
लखनऊ की KGMU मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसी तरह SGPGI मेडिकल यूनिवर्सिटी। किस प्रकार का भोजन बनता है वे लोगों के लिए। वहां भी स्टूडेंट ने यह विषय उठाया कि हमें अच्छा खाना ही नहीं मिलता है, रात भर ऑपरेशन चलते हैं और अची सुबह में 4 बजे भूख लगी तो कहां हम जाए। यह अध्यापकों की भी थी। मैंने आदेश दिया है कि आप अलग किचन बनाइए और आधुनिक किचन बनाइए। आधुनिक किचन मैं ये बोल रही हूं, एक साथ दाल बन जाए, एक साथ राइस बने, एक साथ सब्जी बन जाए, 5 मिनट में सब तैयार हो जाता है मित्रों। तो आधुनिक टेक्निक जो है रसोई करने की, स्वर जाने के बदला सगड़ी राशन लेने के जाते होंगे, पनीर लेने के जाते होंगे। हाँ, कितनी बार जाते हो ये सब कुछ लेने के लिए। ये नहीं होना चाहिए मित्रों, ये नहीं होना चाहिए। आप बैठिए, चर्चा करिए और आप एक आधुनिक रसोई घर बनाइए। गंगा की लहरों पर कजरी की मिठास गूंजी। लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा संगीत का अनूठा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सावन की फुहारों और गंगा की लहरों के बीच काशी में इन दिनों कजरी की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही हैं। पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी गंगा के बीच बजड़े पर देश विदेश से आए 56 विद्यार्थियों को कजरी गायन का प्रशिक्षण दे रही हैं। 5 दिवसीय ये कार्यशाला केवल संगीत प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, प्रकृति और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने का अनूठा अवसर भी है। मालिनी अवस्थी ने बताया कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से पिछले 6 वर्षों से आषाढ़ और सावन में कजरी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। शुरुआती कार्यशालाएं मिर्जापुर में हुई, इसके बाद चुनार, चंदौली और राजदरी में भी आयोजन किया गया। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी को कार्यशाला के लिए चुना गया है। कार्यशाला में भारत के विभिन्न शहरों के साथ सिंगापुर से भी प्रतिभागी पहुंचे हैं। 18 वर्ष की छात्रा से लेकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कजरी सीख रहे हैं। मालिनी अवस्थी ने कहा कि कजरी केवल सुरों का संगीत नहीं, बल्कि प्रकृति की अनुभूति है। बारिश की बूंदों, बादलों की गर्जना और प्रकृति की ध्वनियों को महसूस करके ही इसके भावों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को गायन के साथ योग, ध्यान और एकाग्रता का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका समापन गुरु पूर्णिमा पर होगा, जब विद्यार्थी मंच पर अपनी सीखी हुई कजरियों की प्रस्तुति देंगे। मालिनी अवस्थी ने कहा कि काशी, मिर्जापुर, चुनार और चंदौली की धरती पर कजरी का समृद्ध परंपरा आज भी जीवंत है। गंगा की गोद में आयोजित ये कार्यशाला लोक संगीत की इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अनूठी पहल है। हरि विनुकारी बदरिया
पिछले 6 साल से हम लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ और सावन के महीने में कजरी की कार्यशाला आयोजित करते हैं। देश भर से जो प्रतिभागी इच्छुक हैं उनको ले जाकर प्रकृति के बीच में प्रकृति का ये जो गायन है वो सिखाते हैं। शुरू की आरंभिक 3 कजरी की कार्यशालाएं हमने मिर्जापुर में आरंभ की और वहीं आयोजित की, क्योंकि कजरी का उद्गम ही मिर्जापुर माना जाता है। फिर चुनार में, चंदौली में, राजदरी में, और इस बार चूंकि कल गुरु पूर्णिमा है तो काशी से अच्छा क्या हो सकता था। और हम चाहते हैं कि बच्चे वर्षा का होना, पत्तों का सरसराना, ये सब जब तक ध्वनि नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं साक्षात, तो अपने शब्दों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे। इसलिए 2 दिन राजदरी में और 3 दिन यहाँ पर गंगोत्री में हम लोगों ने आयोजित की। गंगोत्री यानी जो बजड़ा है, सारे बच्चे यहीं साथ बैठ कर के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और दिन भर गाते हैं। और आपको जानकर हर्ष होगा कि पूरे भारतवर्ष से, बल्कि विदेश से भी, सब मिलाकर के 56 बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। सिंगापुर से हैं तो भागलपुर से हैं, हैदराबाद से हैं तो उदयपुर से हैं, अहमदाबाद से हैं तो इलाहाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, दिल्ली से हैं, आगरा से हैं बच्चे, सीवान से हैं, बिटिया गोरखपुर से है। तो इस कार्यशाला में 75 वर्ष की, 60 वर्ष की महिलाएं भी हैं और सबसे छोटी 18 वर्ष की भी एक बालिका है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि इस समय पूरे देश भर में जेनजी को लेकर लोगों ने एक अलग विमर्श बना लिया है, मैं कहूंगी। लेकिन ये सब जेनजी जो यहाँ पर आई, अधिकांश संख्या जो यहाँ पर कजरी सीख रही है इतने श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ, उनकी उम्र जो है 22, 23, 21, 24, 25, 26 वर्ष की है। और उनका क्या समर्पण है, उनमें क्या विनम्रता है, क्या अनुशासन है, आपने भी देखा। और सब बहुत सरल भाव के साथ यहाँ पे सीख रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा के दिन इसका समापन जो सीखा है वो सुबह हम लोग 10 बजे से यहाँ पर आयोजित करेंगे। आप में से जो भी संगीत प्रेमी, उनसे मेरा निमंत्रण है कि आप आइए। और इससे सुंदर कोई दिन नहीं हो सकता कि गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे हमने अपने गुरु से गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, वैसे ही हम अपने शिष्यों को गुरु पूर्णिमा के दिन सिखाकर अपने गुरु को प्रणामी दें। इससे सुंदर कोई सौभाग्य नहीं होगा। दीदी, सावन में कजरी का एक बड़ा महत्व होता है, इस पर प्रकाश करते हैं कि क्या विशेष रहता है? देखिए, कजरी पूरी विश्व भर में प्रसिद्ध है और उसमें सबसे बड़ा योगदान यही की माटी का है, यहाँ के विद्वानों का है, यहाँ के साहित्यकारों का है। भारतेंदु जी ने लिखी, प्रेमधन व्यास जी ने लिखी, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी कजरियाँ, और कैसे कैसे कजरी गायिकाएं हुई हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाए तो हरौरा में, चुनार में, चंदौली में कजरी के बकायदा अखाड़े हैं, जहाँ उस्ताद हैं, जहाँ खलीफा जी रहे, जहाँ बुल्लू यादव, हीरालाल यादव जी की, और प्रयाग के पंडित राम कैलाश यादव जी की हम लोग कजरी सुनते रहे, उर्मिला श्रीवास्तव जी की कजरी सुनते रहे। और शास्त्रीय संगीत परंपरा में तो मुझे लगता है पूरा बंग का कोई गायक ही नहीं है बनारस में शास्त्रीय संगीत की परंपरा का जो कजरी ना गाता हो। तो पुरानी गायिकाएं हों जिनको हम लोग सुनते रहो, चाहे वो आदरणीय सिद्धेश्वरी देवी जी हों, हमारी गुरु हों, गिरिजा देवी जी हों, सब से आप कजरियां सुन सकते हैं। कजरी की मिठास और उसमें जो आनंद आता है वो इसी ऋतु में आता है, क्योंकि सभी कजरियों की जो धुन है वो कहीं ना कहीं वर्षा काल में गाए जाने वाले रागों पर आधारित है, जैसे देश, जैसे सारंग, जैसे सोरठ, जैसे राग मेघ। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे पूर्वजों ने जो धुन बनाई वो पहले आई, राग बाद में आए। आज आप उन गीतों को गाते तो वास्तव में लगता है कि आकाश में काले मेघ आ गए। कल हम लोग शाम को यहाँ पर कक्षा ले रहे थे, कुछ आज फोटो उसके आई भी है, छपी है। गाते गाते बूंदाबांदी होने लगी और कोई अंदर नहीं जाना चाहते थे कि हम भीगे। कजरी गायन यही है जहाँ छाता और अम्ब्रेला की जरूरत नहीं होती है, न रेनकोट की जरूरत होती है, भीग कर गाने में आनंद है। और ये वर्षा का आनंद नहीं है, ये सूखे से, जेठ की तपन से प्यासी धरती को जो इंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है वर्षा के रूप में, ये पूरे भारतवर्ष की कमाई होती है इस समय पूरे किसानों की। इस आनंद को हमारे पूर्वज भी व्यक्त करते थे और हम लोग भी प्रकृति की हरितिमा को गा करके व्यक्त करते हैं। और ये पूरी जो कार्यशाला है, इससे सीख करके बच्चे न सिर्फ संगीत के अलावा परंपरा को जाने। यहाँ पे हम सिर्फ गायन नहीं सिखाते, यहाँ योग सीखते हैं,
ध्यान करना सीखते हैं, क्योंकि गायक बनने के लिए एकाग्रता सबसे जरूरी है। और साथ ही साथ जीवन के मूल्य, इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं मन की बात नहीं किसी से कह पाते, कोई दुविधा है किससे सीखे, किसी का गाना छूट गया अब आरंभ करना चाहता है, या किसी का करियर हो गा भी रहा है वो कैसे करे, अपनी अपनी बातों को लेके आते हैं। तो ये पूरा 5 दिन हमारा पूरा इनको समर्पित रहता है, एक एक क्षण। कोई रात में 11 बजे समय लेके आता है मिलने के लिए बच्चा, तो कोई 8 बजे समय लेके आता है, और मुझे बिल्कुल मैं लगता है वही समय जी रही हूँ जैसे अपने गुरु के साथ यही नाटी इमली के घर में, उनके घर में अप्पा के साथ हम बिताते थे। अच्छा, आपके पूरे जीवन काल में पहला कजरी गीत कौन सा था जो आपने पहली बार गाया? बिल्कुल सही पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, दरअसल ये कभी किसी ने पूछा नहीं। तो पहला जो मैंने गाया था कजरी गीत अपने जीवन में, बरसे सावनवा के बैरी बदरवा कजरवा धुली धुली जाए मोर राम, कजरवा धुली धुली जाए मोर राम। और दूसरी कजरी गाई थी, अरे रामा कृष्ण बने मनहारन पहिर लई सारी रे हारी, सखी टेर टेर के पुकारे तुम किधर गए पनवारी रामा। तो ये जो अवधि शैली की कजरी, ये दूसरी कजरी थी जो गाई थी। सोन चिरैया जो कि पद्मश्री मालिनी अवस्थी दीदी का संस्था है, 15 वर्ष कंप्लीट हुआ है। 5 दिन का कार्यशाला संपन्न हो रहा है। 1 दिन कार्यशाला हम लोग का चंदौली में था। 4 दिन का कार्यशाला बनारस से गंगोत्री क्रूज पे हो रहा है, जिसमें देश विदेश से बच्चे भाग लेके कजरी, ठुमरी, दादरा मालिनी दीदी से सीख रहे हैं। और ये संयोग बड़ा अच्छा रहा कि इस गुरु पूर्णिमा पे, और ये अवसर पहला ऐसा बनारस में रहा कि सारे बच्चे यहाँ पे आके दीदी के सानिध्य में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। 29 तारीख को भव्य आयोजन भी इसी क्रूज पे होने जा रहा है। सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई हुई, सैकड़ों महिलाओं ने समस्याएं रखी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में वाराणसी के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपनी शिकायत आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, घरेलू उत्पीड़न समेत अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। बबीता चौहान ने बताया कि जन सुनवाई में अधिकांश मामले पारिवारिक और जमीन संबंधी विवादों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को गंभीरता से सुना जा रहा है और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आज भी कई महिलाएं अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। जानकारी के अभाव में कुछ महिलाएं आधार कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना जरूरी है ताकि वे योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए, यहाँ जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मामले हैं, और ज़मीनों के मामले ऐसे भी हैं कि हम उनको बहुत सारे निपटा भी देंगे, लेकिन एक आध दो ऐसे भी हैं जो कोर्ट के माध्यम से ही निपटेंगे, पर ज़्यादा ज़मीनों के मामले आए हैं आज। कहाँ से सबसे ज़्यादा पेचीदा मामला था? पेचीदा तो सभी पेचीदा हैं मामले, तो कोई सीधा है ही नहीं, पेचीदा हैं तभी हमारे पास आए हैं, पर मुझे लगता है कि सदर तहसील के बहुत सारे मामले हैं। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से बनारस में इतनी आप सुनवाई कर रही हैं, क्या इससे संतुष्ट हैं? इतना मामला आ रहा है, इनमें क्या कमियाँ होंगी? देखिए, कमियाँ तो कुछ नहीं है, मैं कहना चाहूँगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट कैसे नहीं है? क्योंकि वो समझ नहीं पाते। अब आपको ये पता होगा कि जैसे अभी आए कुछ एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के, अब पत्नियां हैं वो दूसरे पति उनके साथ, लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ रह रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसमें क्या पुलिस करेगी? कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी शिकायत लेके आती है, वो पुलिस से कहेगी, पुलिस भी क्या कर सकती है उसमें? रह रहे हैं दोनों, अपनी मर्जी से रह रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि जिसमें संतुष्ट चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते, कि कोई मामला बनता नहीं है, लेकिन उनके लिए तो मामला है जो पीड़ित है। अच्छा, कुछ FIR ऐसी होती हैं कि जिसमें अरेस्टिंग नहीं हो सकती। अब अरेस्टिंग जिसमें 7 साल से कम की सजा, उसमें अरेस्ट नहीं हो सकते। अब FIR ले ली, कार्रवाई करने के लिए कुछ है नहीं, अरेस्ट कर नहीं सकते। सामने वालों को लगता है अगर अरेस्ट नहीं किया तो ये हमारी तो कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से ना लोग संतुष्ट नहीं होते। बाकी कार्रवाई सब पे हो रही है जो इस लेवल से हो सकती है। कि अभी तक हमने कम से 20-25 केस तो सुन लिए, और ज़्यादा ही सुन लिए होंगे, और मुझे लगता है अभी कम से कम 50 एप्लीकेशन और रखी हुई हैं।
चांदी की टप्पेबाजी का खुलासा न होने पर सर्राफा व्यापारियों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। चौक थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा में 16 जुलाई को सर्राफा व्यापारी के कर्मचारी से हुई 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी का 11 दिन बाद भी खुलासा और माल बरामद न होने पर व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया है। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन ने आज भैरों स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आपात बैठक कर पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि घटना में करीब 60 लाख रुपए की चांदी की टप्पेबाजी हुई है, लेकिन अब तक मामले का खुलासा नहीं हुआ है। इसमें स्थानीय सर्राफा कारोबारियों के साथ ही बाहर से वाराणसी आने वाले व्यापारियों में भी भय का माहौल है। बैठक के बाद एसोसिएशन के वरिष्ठ संरक्षक प्रद्युमन अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी चौक थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। थानाध्यक्ष ने व्यापारियों को बताया कि पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उन्होंने जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। इस पर व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि 72 घंटे के भीतर चांदी बरामद नहीं हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्राफा व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आश्वासन नहीं चाहिए, समय चाहिए। एक व्यक्ति को पकड़ा भी है जो ड्राइवर पास कर रहे हैं दोनों जगह टीम गई, असली टीम वहाँ गई है, 2 जगह गई है, झारखंड में गई है और 1 जगह और गई। आज दिनांक 16 तारीख को, जो कि 11 दिन करीब बीत चुके हैं, हमारे सर्राफा व्यवसायी के साथ 27 किलो 327 ग्राम शुद्ध चांदी वो अपने दुकान से लेकर दूसरे दुकान पर जा रहा था, उसके साथ टप्पेबाजी की घटना हो गई। उस चांदी का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। इसी बात को लेके आज एक बड़ी बैठक अग्रवाल भवन में व्यवसायियों की रखी गई। उसमें व्यवसायियों ने यह निर्णय लिया कि हम थाने पर चलेंगे और इंस्पेक्टर साहब से हम लोग अपनी बात को कहेंगे। संतुष्ट इंस्पेक्टर साहब ने हम लोगों को करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन व्यापारी संतुष्ट नहीं है। हमारी आपस में ये तय हुआ है कि 2-3 दिन का समय हम और देंगे। 2-3 दिन में अगर इस केस का खुलासा नहीं होता है तो व्यापारी फिर अपनी दुकानों को बंद करके आगे के लिए रणनीति तय करने को बाध्य है। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। केवल प्रशासन की तरफ से ये हो रहा है कि हमको थोड़ा समय दीजिए हमको, और निश्चित तौर पर हम इस केस का खुलासा करेंगे। पिछली बार भी समय मिला था? पिछली बार भी समय मिला था, मगर आज तक इस घटने का खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। इंस्पेक्टर महोदय ने ये जरूर कहा है कि 2 लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया है। अब 2 दिन में वो क्या कार्रवाई क्रियान्वित होती है, ये 2 दिन के बाद पता। आप लोग ने कुछ अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को? प्रशासन को हम लोगों ने कह दिया है कि 48 से 72 घंटे का आप समय दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपनी दुकानों को, बाजार को बंद कराने का प्रयास करके सड़कों पर उतरने का काम करें। गुरु रविदास जी की जयंती वर्ष पर सीर गोवर्धन में माटी कलश पूजन के साथ शोभा यात्रा निकली। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में माटी पूजन, कलश पूजन और भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माटी और कलश पूजन से हुआ। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने संत गुरु रविदास जी के संदेशों को स्मरण करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास जी का जीवन समाज को समानता, भाईचारे और मानव कल्याण की राह दिखाता है। उनके विचार आज भी सामाजिक समरसता और एकजुटता की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रविदास जी के जन्म शताब्दी समारोह के जो कल से प्रारंभ हो रहा है, आज उसके पूर्व दिवस पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ से कलश यात्रा निकलेगी और ये सभी राज्यों में जाएगी और उनका संदेश
जो उन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश पूरे दुनिया को, पूरे संसार को दिया, उसको हम प्रचारित और प्रसारित करेंगे। आदरणीय संत रविदास जी के पास न वैभव था, न भौतिक उपलब्धि थी, न धन धान्य था। उनके पास तो केवल व्यक्तित्व था और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जज्बा था। आज 650 वर्ष बाद भी हम उनको इसलिए नमन करते हैं और उनका जन्म दिवस इतने बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। आज हम उनको प्रणाम करते हैं और जरूर चाहते हैं कि उनका संदेश जन जन तक पहुँचे। पैसों के लेन देन में कार से 3 लोगों को कुचलने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पहाड़िया मंडी स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास 10,000 रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में कार से 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 26 जुलाई की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार विशाल सिंह और गोलू चौधरी के बीच लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी। इस दौरान विशाल सिंह के छोटे भाई विवेक सिंह के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि इसके बाद विशाल सिंह ने कार से तेज रफ्तार में कई बार टक्कर मारकर विशाल पटेल को घायल कर दिया। घटना में दिलीप सोनकर और अधिवक्ता हरिवंश मिश्रा भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल विशाल पटेल को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज और घायल दिलीप सोनकर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना में प्रयुक्त कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी चालक विशाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन जारी है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
मैरिज ब्यूरो के नाम पर फर्जी महिला कॉल सेंटर का हुआ भांडाफोड़, 10 महिलाएं हुई गिरफ्तार। बजरडीहा क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हुई हत्या, साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 48वें दीक्षांत समारोह में 53 मेधावियों को मिले 82 पदक। और गंगा की लहरों पर कजरी की गूंजी मिठास, लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा दिया जा रहा संगीत का प्रशिक्षण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।